नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन में। तो अभी तक हम लूसेंट से और कुछ दरोगा मेंस के लिए जो मॉक टेस्ट ला रहे थे, उसके अलावा हम आज से ये डिस्क्रिप्टिव का शुरुआत करते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत का सार है। इसमें लक्ष्मीकांत बुक जो है उसको हम आसान तरीके में आप लोग को समझाएंगे। और क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में जो है लक्ष्मीकांत का बहुत बड़ा भाग रहता है, या यूँ कहे तो पोल साइंस का बहुत बड़ा भाग रहता है। राज्य व्यवस्था से जो है क्वेश्चन ऑलमोस्ट 20 से 30% किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा उसके बाद ही आप लोग जो है सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन को सही रूप से हल कर पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन जो होता है वो एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, और इसमें आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप इसे हल नहीं कर पा सकते हैं। तो इसके लिए आज से हम लक्ष्मीकांत का सार आप लोग को बताते हैं और हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी सुधार का ज़रूरत हो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आते हैं। तो क्या हुआ था कि जो है अंग्रेज़ों द्वारा इंडिया में अंग्रेज़ कब आए थे? तो इंडिया में अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। लेकिन इसके पहले ही यहाँ पे डच जो है या पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे। सबसे पहला पुर्तगाली कौन था आने वाला? तो सबसे पहला पुर्तगाली आने वाला था वास्को डी गामा, जो कि केरल में आया था, कोचीन में। तो देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले कौन लोग आए थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। उसके बाद आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। उसके बाद आया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। उसके बाद आया था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। उसके बाद आया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। उसके बाद सबसे लास्ट में आया था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1731 में आया था। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता था कि ये सारे जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब हमसे पूरब या फिर उसके पश्चिम, ये सारे अपने व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पे भारत आए थे। सबसे पहले जब पुर्तगाली आए थे तो यहाँ से मसाले के रूप में, उपहार के रूप में मसाला लेके गए थे, और वो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। पुर्तगाल में या फिर यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो इतना ज़्यादा पसंद किया और उससे ऊंचे दामों में बेचकर बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। मतलब आप कह सकते हो कि 10 गुना से ज़्यादा लाभ ये लोग कमाए थे। उस समय का सबसे फेमस था काली मिर्च। तो काली मिर्च में ये लोग बहुत लाभ कमाते थे। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा, सारा आने शुरू हो गए। तो उसी से जो है, हालांकि और सभी तो सिमट के रह गए, जैसे पुर्तगाली गोवा तक सिमट के रह गए, और फिर उसके बाद स्वीडिश आए लोग, कहीं अधिकार ने सिर्फ अपना कंपनी, लेकिन अंग्रेज का जो है ये पूरे क्षेत्र पे अधिकार हो गया और पूरे इंडिया पे उन लोगों ने शासन किया। तो देखिए यहाँ पे ये है लक्ष्मीकांत में कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। देखिए जब वहाँ से व्यापारिक मंडल निकला था ना, तो उसमें महारानी के आदेश का जरूरत था। ये कंपनी के रूप में था, ये कोई गवर्नमेंट का ये नहीं था उस समय, ये कंपनी के रूप में आए थे जो कि अपना व्यापार प्रारंभ किया था। तो क्या किया ये, फिर क्या हुआ, कंपनी जो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के कार्यों तक ही सीमित थी। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। देखिए क्या हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसके पहले क्या हुआ था, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ ना, वो मीर जाफर जो था वो उसके धोखा देने के चलते सिराजुद्दौला जो थे, नवाब जो थे, वो हार गए। हालांकि जैसे ही वो फिर
फिर से एक बार बीच में सिराजुद्दौला को मौका मिला था गद्दी हासिल करने का। उस समय जो हो ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री में जाके सिराजुद्दौला ने हमला बोल दिया था। उसी से जो है अंग्रेज लोग चिढ़ गए और उसके बाद फिर उन्होंने कूटनीति किया और मीर जाफ़र से वो मतलब उसे इन्फॉर्मेशन लेके और फिर से सिराजुद्दौला को पदस्थ कर दिया। तो जो ये 1764 का युद्ध जो हुआ ना, बक्सर का युद्ध, तो ये निर्णायक युद्ध रहा। और इस युद्ध के बाद जो है मजबूरन मुगलों को, या फिर क्यों, हालांकि उस समय सत्ता जो थी अप्रत्यक्ष रूप से मुगल के हाथ में, तो उस समय का शासक शाह आलम द्वितीय जो था वो फरमान निकाल के इसे कि चलो भाई अब अंग्रेज़ों को जो है दीवानी और इसका बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व और दीवानी व्यवस्था दे दिया जाए। तो हालांकि उसके बाद फिर जो है आप लोग जानते होंगे कि आदिवासी विद्रोह भी हुआ था, फिर सन्यासी विद्रोह और बहुत सारे विद्रोह हुए, क्योंकि जब जैसे ही राजस्व जो है अंग्रेजों के हाथ में गया तो ये फिर विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। तो देखिए इसका अगला क्या है, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी शासन कर रही थी और कंपनी धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगी थी। तो ब्रिटेन सरकार को ये पता लगा कि जो है ये मेरा देश की कंपनी जो है वहाँ पे ये ऐसा वहाँ पे रूल्ड करने लगा है। तो फिर क्या हुआ ना, महारानी जो है इसको सीधे तौर पर, जब 1857 का विद्रोह जब हुआ तो 1857 के विद्रोह में कंपनी के बहुत सारे अफसर भी मारे गए और कंपनी को थोड़ा बहुत, हालांकि इनके पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिक सिपाही थे, तो ये हरा नहीं पाया 1857 का विद्रोह, चूँकि एक नेतृत्व विहीन विद्रोह था और इसका कोई उद्देश्य नहीं था, इसका जो लीडरशिप था ना, लीडरशिप का अभाव था। तो इसके चलते क्या हुआ कि ये यहाँ पे फिर चलिए अगर उधर जाएंगे तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे, तो हम अभी यहाँ देखते हैं। तो 1858 में क्या हुआ था कि फिर उसके बाद से रानी जो है, महारानी एलिजाबेथ जो है, कंपनी को सरकारी कर मतलब उसको अपने हाथ में ले लिया और अपने हिसाब से उसका जो है चलाने लगी। और वहाँ से फिर से शुरू हुआ भारत के शोषण का या भारत के पतन का आरंभ शुरू हो गया और ज़्यादा जो है शोषण होने लगा। तो देखिए इसी में आगे देखते हैं हम लोग। यह शासन 15 अगस्त 1947 यह शासन 15 अगस्त 1947 के भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रही थी। देखिए तो ये जो है ना, जब महारानी इसको हाथ में लिया तो फिर क्या हो गया, ये एक तरह से हो गया कि ब्रिटेन जो है इंडिया पे रूल्ड करने लगा था और ब्रिटेन पूरी तरह से इंडिया को अपने हाथों में ले लिया था। यहाँ का राजस्व, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का जितना भी व्यवस्था था, यहाँ इवन यहाँ पे चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश उस समय भी रहा था, आज भी है, तो कृषि क्षेत्र में जैसे यहाँ अफीम पैदा करवाना, वो लोग सारे अपने अधिकार में लिए, सारे ज़मींदार लोग को भी ये लोग मतलब अपने बस में कर लिए थे और उसे राजस्व वसूली करवाते थे और उनको कुछ हिस्सा राजस्व का देते थे। तो इसके तहत भारत के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता की महसूस हुई। देखिए तो वहाँ पे हम वो अंग्रेज के बारे में चलो, अब हम संविधान की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुआ या फिर जो 1946 में, ठीक है, देखिए यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। तो देखो क्या हुआ कि अंग्रेज जो है बीच बीच में यहाँ रूल्ड करने के लिए एक्ट लाते रहती थी, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का एक्ट, 1863 का एक्ट, ये कंटिन्यू एक्ट ला रही थी, चाहे वो शिक्षा का हो, 1854 का मैग्ना कार्टा हो। तो हम उसी एक्ट के बारे में इसमें जानेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से संविधान का विकास हुआ और वो सारे एक्ट जो है अंत में भारत के संविधान में सम्मिलित हो गया। अब आज भी भारत के संविधान में 1935 के एक्ट का बहुत सारा भाग इसमें डाल दिया गया है, ऑलमोस्ट 30 से 40% भाग जो है 1935 एक्ट का है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। यद्यपि संविधान और राजस्व की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे ये कहना है सिर्फ कि देखिए भारतीय संविधान जो बनाया गया था ना, चूँकि अभी उस समय अचानक से संविधान बनाने के लिए किसी के पास उतना ये नहीं था, तो वो जो एक्ट आए थे उसी से जो है
हूबहू उतार लिए गए थे। और उसको उतारने के बाद भारत का प्रशासन उसी अनुसार चलने लगा। आज भी अगर हम लोग देखें तो जैसे डीएम रूल करता है या फिर हायर ऑफिशियल्स, हायर प्रेसी जो है अभी भी कुछ वही रूल्स पे चल रहा है। तो आगे देखते हैं, इन घटनाओं में हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हाँ, सही में गहरा प्रभाव है। देखिए क्या हुआ था। ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी रूल 1773 से 1858। देखिए 1773 से लेकर 1858 तक जो रूल्स आया था उसको हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्राउन रूल्स था। देखिए 1773 से 1857 तक कंपनी रूल्स था। उसमें क्या होता ना, कंपनी अपना रूल्स लाती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए वहाँ पे एक सदस्य कमेटी था, वो इसको रूल करने के लिए यहाँ पे रूल्स लाती थी। लेकिन 1858 के बाद क्या हुआ, ये महारानी के हाथ में चला गया, या यूँ कहे तो ब्रिटेन सरकार के हाथ में चला गया। तो क्राउन रूल्स आया फिर 1858 से लेके 1947 तक। तो पहले क्या आया था, कंपनी का शासन जो है 1773 से 1858, फिर सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। कंपनी का शासन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला रूल जो आया था 1764 के बक्सर युद्ध के पास, वो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्या हुआ था उस समय, इस अधिनियम में अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो है सबसे पहला जो है रेगुलेटिंग या फिर सबसे पहला एक्ट जो है कब कौन सा लाया गया, तो 1773 का एक्टिंग एक्ट आप सीधे सीधे लगा सकते हैं इसमें। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अब क्या है ना, अभी तक कंपनी के जो कार्य हो रहे थे ना उसको कोई मान्यता नहीं था, वो अपना कंपनी अपने हिसाब से चल रही। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ ना कि नहीं, जो कंपनी कर रही है, रूल्ड आउट कर रही है, सही कर रही है। इसको एक मतलब साक्ष्य के तौर पर, या इसको इसके लिए एक साक्षी मिल गया कि हाँ ये रूल्स के अनुसार हो रहा है और ये सारे सही हो रहा है। तो इसमें और क्या है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ फिर भारत पे शोषण का एक नया चैप्टर शुरू हो गया था। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव मतलब अब भारत को रूल्ड करने का प्लान यहाँ से शुरू हो गया था कंपनी को ही। हालांकि 1858 में ये ब्रिटिश सरकार या महारानी अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन कंपनी खुद इसको रूल्ड करने के लिए स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए क्या हुआ था 1773 के एक्टिंग में, क्या था विशेषता, इसमें आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें विशेषता था, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो देखिए अभी तक क्या था, कंपनी में जो लोग आए थे वो कंपनी के क्लर्क थे, कंपनी के ऑफिसर्स थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद इन्हें राजस्व और दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, तो 1773 ईस्वी में एक्ट लाकर बंगाल में जो है उसको एक पद बना दिया गया, जिसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया कि बंगाल का जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा। और उसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन कर दिया गया 4 सदस्य का, कि ये लोग जो है कार्य को देखेंगे, क्योंकि राजस्व को संभालना था। तो उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, समझे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एक क्लर्क के रूप में, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किए थे और गवर्नर जनरल तक पद तक गए थे। तो गवर्नर के रूप में ये रिटायर हुए थे। इसके द्वारा मद्रास, बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तो क्या होना, यहाँ केंद्रीकृत करने का जो है इसका व्यवस्था लागू हो गया कि इसको जो है एक केंद्र में लाना है, एक जगह से रूल आउट करना है। जैसे मौर्य के काल में हुआ करते थे कि अशोक का काल था, या फिर जो थे कि सारा जो है उसके गृहनगर पटना से, पाटलिपुत्रा से रूल्ड हो रहा था, या फिर मध्यकालीन भारत में जो खिलजी थे वो लोग से सारे रूल्ड हो रहे थे। तो यही केंद्रीकृत इसका करने का मेन उद्देश्य था। तो केंद्रीकृत हो गया इसके बाद से। अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक
उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है कि जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1774 में था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। देखिए यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे सीधे इसको ये कर सकते हो घूस लेना बंद कर, तो ऐसे भी अब एम्प्लॉय है तो घूस कैसे लेगा, तो लेकिन यहाँ पे उसमें रूल्ड आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ ना, अब रूल्ड आ गया तो उसमें फिर अगर कोई ऐसा करता है तो उसको या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा नौकरी से, चूंकि अब ये रूल्ड आउट हो गया था, एक्ट में आ गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो है किस अधिनियम के तहत निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध दिया गया। स्पष्ट क्वेश्चन पूछता है ये। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो ना, इस अधिनियम में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए गए थे। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये ब्रिटिश सरकार के पास थे, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी रूल्स या कोई भी एक्ट यहाँ पे लागू करना तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते थे। इसको कंपनी का गवर्निंग बॉडी मतलब आप हिंदी में बोल सकते हैं। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। मतलब अब क्या ना, अब कंपनी अकेले नहीं रहा, वो वहाँ से जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना वहाँ पे इसका जानकारी देता था और वो डिसाइड करता था कि क्या करना है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए क्या होता है ना, किसी भी रूल्स हो, चाहे वो आज भी बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया इसमें कुछ खामियां थी या कुछ गलती थी, उसको सुधारने के लिए फिर से एक नया एक्ट लाया गया जो कि 1781 था। तो 1781 के एक्ट में क्या हुआ कि देखिए आगे चलते हैं, 1781 का संशोधन अधिनियम, इसका नाम ही था 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बंदोबस्त कानून जो है किस एक्ट को बोला जाता है, तो 1781 का संशोधन अधिनियम को। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं क्या था, कानून की ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल ऑफ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्य के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार दिए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब यहाँ क्या हुआ ना कि जैसे अभी CCS कंडक्ट रूल्स चलता है डिपार्टमेंट में, अब वहाँ पे एक कंडक्ट रूल आ गया कि देखिए कंपनी का एम्प्लॉय ये करेगा, कंपनी का एम्प्लॉय वो करेगा। चूँकि कंपनी का सेवक जो है इसका डायरेक्ट डिसीजन जो है ब्रिटेन सरकार को अब दे दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। देखिए यहाँ पे शुरू हो गया, तो राजस्व संबंधी मामला ये मेन मामला था, लेकिन इसको जो है ना भारत में डिसाइड नहीं कर सकते थे, ये ब्रिटेन में जाकर डिसाइड होने लगा। ठीक है, तो ये था 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। ये कुछ पुराने चित्र हैं जो कि आप लोग को विजुअलाइज करने और याद रखने के लिए आसानी होगा, इसके लिए इसे हम इस वीडियो में डाल रहे हैं। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। देखिए क्या कर दिया गया, इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से, मतलब कलकत्ता में जितना रह रहे हैं सारे जो हैं कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं को निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों को बादिया मामले को तय करे। इस कानून के द्वारा ये व्यवस्था की गई प्रांतीय न्यायालयों के अपीलीय गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर न हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। अब देखिए जो है लोकल मतलब लोअर कोर्ट का व्यवस्था यहाँ पे कर दिया गया इसके तहत कि जो है सब मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएगा, नीचे भी जाएगा। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के अधिकृत कर दिया गया है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था ना वो नियम बना सकते थे, इसमें ऐसा अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तो आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ था। इसके बाद
एक अन्य महत्वपूर्ण पीठ 1784 का कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे रूल्ड करने लोग, मतलब इंडिया में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड करना चालू कर दिया था। तो क्या परेशानी हो रहा था, अगर गवर्नर जनरल दोनों काम देख रहा हो तो उसे काफ़ी परेशानी हो रहा था। तो इसलिए राजनीतिक को अलग कर दिया गया और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया। जो राजस्व संबंधित था और दीवानी अधिकार जिसको था वो अलग हो गया और राजनीतिक अलग हो गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर इस प्रकार से द्वैत शासन का व्यवस्था आरंभ हुआ। देखिए द्वैत शासन मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना कि राजनीतिक मामला के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन कर दिया गया कि जो है कोई भी राजनीतिक रूप से डिसीजन लिया जाएगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा, ठीक है। तो ये द्वैत शासन, आप लोग कभी कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक 1919 का द्वैत शासन वो अलग है, 1935 का वो अलग है, हम सब बताएंगे दोनों में क्या अंतर है। ये अभी का जो है ये सिर्फ राजनीतिक कार्यों के लिए द्वैत शासन का यहाँ पे बोर्ड का यूज किया गया है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे भारत के लोगों को शोषण आरंभ हो गया और उसका रूल्ड आउट प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ आगे देखते हैं। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। क्या कारण था? दो तो था ये पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब इसमें जो घोषित कर दिया गया भाई ये जो इंडिया है ये मेरा अपना हो गया है। और दूसरा क्या था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है। तो अब क्या होना, कंपनी जो है इसका पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। तो आज हम फिर अगला जो एक्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जो चैनल पे नए ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।